हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे एलिगरी के बारे में। Okay. तो एलिगरी क्या होती है? एलिगरी एक कहानी बताने का तरीका होता है। कहानी बताने का तरीका होता है एज इन उसमें कुछ ऐसी चीजें यूज की जाती है जिससे वो एलिगरी बन जाती है। जैसे कि कोई भी अगर स्टोरी है जो एलिगरिकल है तो उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे, इवेंट्स होंगे और सेटिंग होगी ना, वो जो जैसी बताई जा रही है वैसी नहीं होगी, उसका मीनिंग उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा। मतलब जैसे हम लोगों ने बचपन में हम देखो कोई भी स्टोरी सुनते थे तो उसका एक मॉरल होता था कि भले ही वो स्टोरी एक रैबिट के बारे में या कछुए के बारे में है, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है ना, वो उन लाइन से, मतलब जो लाइन में लिटरल सेंस है उसका, उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। कि कोई चीज हो गई तो उसका मॉरल कुछ और ही निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कछुआ हमेशा रेस ही जीत जाएगा या खरगोश हमेशा रेस हार जाएगा, वो उसका मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग उससे कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और ये जो स्टोरीज होती है ना, एलिगोरिकल स्टोरीज, वो मोरालिटी मतलब हमें सही या गलत के बारे में बताती है, रिलीजन के बारे में बताते हैं। आप कोई भी रिलीजन का कोई भी स्टोरी देख लो, अगर आप कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ लो, आप देख लो कि उसमें कोई कहानी बता रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा, हमें उससे कुछ और सीख मिलेगी। पॉलिटिक्स के ऊपर होता है, मतलब कोई अगर जैसे ये काफी वर्ल्ड वॉर के आसपास के टाइम पे एलिगोरिकल वॉर को काफी यूज कर रहे थे कि एक सिंपल कोई तो स्टोरी होगी लेकिन वो वॉर के बारे में बता रहा होगा हमें। फिलोसफर्स काफी सारी ये कहानियां यूज करते हैं। जैसे कोई भी स्टोरी से मॉरल निकलता है ना, तो वो एक इसका होता है, उससे वो एक फिलोसफी बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत सारे रिलीजन में ये स्टोरी अलग अलग तरीके से सुनाई जाती है। जैसे आपने ये सुना होगा कि कोई बोलेगा कि जाओ पत्ते तोड़ के लेके आओ, फिर बोलेगा कि उनको वापस जोड़ दो। तो एक बार तोड़ दिए तो आप वो जोड़ नहीं सकते। उसी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हमने एक बार कोई चीज कर दी ना, तो उसको हम लोग फिर से वो उसको जोड़ नहीं सकते, या फिर हम उसको, मतलब एक बार जो हो गया वो हो गया, हमें वो करने से पहले सोचना चाहिए था। तो ऐसे काफी सारी स्टोरीज होती है कि जो पत्ते के बारे में नहीं है, वो एक्चुअली हमें लाइफ की कुछ और चीज बताती है। तो एलिगोरिकल टेल में बेसिकली ये होता है कि एक कोई भी स्टोरी हमको बताएंगे जो हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका मीनिंग जो होगा ना, वो उससे कहीं और ज्यादा अलग होगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि एक ट्रैवलर है, मतलब कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा है, वो कहीं पे जा रहा है, लेकिन शायद उसकी वो जर्नी, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, उसका को एक लाइफ की जर्नी के बारे में बता रहा होगा या कुछ और सिग्निफाई कर रहा होगा। वो वहां यहाँ से वहां तक जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या दर्शाता है ना, वो इम्पोर्टेंट होगा। फिर एलिगरी ये वर्ड कहाँ से आया? एलिगरी वर्ड आया ग्रीक वर्ड में से, एलिगोरिया। ठीक है, तो एलिगरी को ग्रीक वर्ड एलिगोरिया से लिया गया। अभी एलिगोरिया का क्या मतलब होता है? टू से समथिंग डिफरेंट, मतलब बोलना कुछ और उसका मीनिंग कुछ और होना। ठीक है, तो जैसे इसमें ये दो वर्ड्स को मिला के बनाया है, एलोस और एगोरियन। ठीक है, मतलब एक तो ये होता है कि अदर, और दूसरा है टू स्पीक पब्लिकली, मतलब जो हम लोग बाहर सबके सामने बोल रहे हैं ना, उससे कुछ और मतलब होना। ठीक है, एलोस मतलब एलोस को आप ऐसे भी ले सकते हो, अल्सो। ठीक है, तो आप जो भी अब बोल रहे हो उससे दूसरा मीनिंग होना कुछ भी। फिर एलिगरी क्यों यूज करते हैं? इनडायरेक्ट स्टोरी टेलिंग। इनडायरेक्ट स्टोरी टेलिंग मतलब आपको बोलना कुछ और है लेकिन आप बोल कुछ और, मतलब आप कुछ और बोलना चाहते हो लेकिन आप किसी और को यूज करते हो। जैसे आपने काफी बार ये पता नहीं आप लोगों ने किया कि नहीं, लेकिन ऐसे होता है कि हमें अगर किसी के बारे में गॉसिप करनी है और वो इंसान सामने ही है, तो हम अपने फ्रेंड को लेके बोलते हैं कि अरे तू हमेशा ऐसे ही करती है, जाके हमको बोलना किसी और को होता है लेकिन हम किसी और को यूज करते हैं एज अ एग्जाम्पल। तो हम क्या करते हैं कि मतलब ऐसी चीजें यूज करते हैं ना जिससे कोई अंडरलाइंग मीनिंग हो, मतलब उसका मतलब कुछ और होता है लेकिन हम बोलते कुछ और है। जैसे जब मैं स्कूल और कॉलेजेस में ले थी, तो जब हमारा किसी के साथ झगड़ा होता था या फिर कोई लड़की हमें पसंद नहीं होती, तो हम हमेशा बोलते थे वो देख तेरी बेस्ट फ्रेंड। तो वो बेस्ट फ्रेंड नहीं होती थी, वो बस ये कि हाँ बाबा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन को दुश्मन नहीं बोलते थे हम लोग, बेस्ट फ्रेंड बोलते थे।
फिर इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसका क्या होता है, ड्यूअल मीनिंग होता है। ड्यूअल मीनिंग मतलब एक लिटरल मीनिंग है जो स्टोरी में बताया गया है, और दूसरा सिंबॉलिक मीनिंग है, एक छुपा हुआ मीनिंग है जो आपको ढूंढना है। फिर मॉरल और एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। एलिगरी को कुछ भी सोसाइटल इशू है या हमें कोई भी किसी को कोई सीख देनी है, तो वो सीख देने के लिए हम एलिगरी का यूज करते हैं। यूनिवर्सल थीम मतलब ऐसी चीजें एलिगरिकल टेल से बताई जाती है जिससे हर किसी को सीख मिले या हर कोई उससे समझ सकता है। जैसे उसमें लव का थीम होता है, जस्टिस का थीम होता है, करप्शन का थीम है, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब कि पछतावा करना, या फिर पछतावा करने के बाद अपनी जो गलतियां होती है उनको सुधारना। तो वो सारी थीम्स, ये सारी थीम्स तो सबके लिए लगती है, हर एक इंसान के लाइफ में वो एप्लीकेबल है, तो उनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल थीम्स। फिर पर्सोनिफिकेशन यूज किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन का अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच आपको याद है तो उसमें देखो कोई भी एनिमल ह्यूमन क्वालिटी होती है वो किसी एनिमल को दी जाती है, ठीक है। लेकिन पर्सोनिफिकेशन पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसको नीचे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटी ही नहीं, कोई भी आइडिया को किसी एनिमल के जरिए दिखाया जाता है। जैसे कि हमेशा देखो स्टोरीज में फॉक्स जो होता है वो हमेशा कनिंग होता है, ठीक है, उसको हमेशा चालाक बताएंगे, चतुर बनाएंगे। तो कोई भी एक वर्चू को, या फिर वर्चू मतलब कोई अच्छी क्वालिटी को, वर्चू का ऑपोजिट होता है वाइस, VICE मतलब गलत क्वालिटी। इविल मतलब बुराई को या फिर उम्मीद को किसी के जरिए दिखाया जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर कुछ ये दिखाना है, मुझे होप दिखानी है किसी इंसान के लिए, तो शायद मैं ये बोलूँ कि वहां पे रैबिट्स थे, तो रैबिट्स को, या फिर आप देखो जो सफेद कबूतर होते हैं उनको पीस के लिए पर्सोनिफाई किया जाता है। तो सब सफेद कबूतर उड़ गया मतलब अभी सब सुख शांति हो जाएगी, सब खुशहाली आ जाएगी वैसे। तो उसमें क्या होता है, एलिगोरिकल टेल में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती है जो ये सारी चीजें को दर्शाती है, डिनोट करती है। एक्सटेंडेड सिंबोलिज्म। एक्सटेंडेड सिंबोलिज्म मतलब जो मेटाफर वगैरह होता है वो कैसे ब्रीफ होता है, कि अगर मैंने उसको बोला कि ही इज ब्रेव एज लायन, या फिर ही इज लाइक अ लायन, ये सब सिमिले वगैरह ऐसे यूज किए, तो मैं एक पर्टिकुलर कोई चीज को यूज कंपेयर करूंगी उस चीज से, ठीक है। लेकिन एक्सटेंडेड सिंबलिज्म में क्या हो जाता है, वो पूरा जो स्टोरी है वही सिंबॉलिक है, उसमें से कैरेक्टर सिंबॉलिक नहीं है, वो पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी स्टोरी या पूरी की पूरी कहानी ही सिंबॉलिक है। पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिक। तो एलिगोरिकल टेल में से कोई पॉलिटिकल कमेंटरी की जाती है, जैसे आपने वो सटायर वगैरह देखे होंगे, या फिर कुछ स्पूफ निकलते हैं ना कि किसी का मजाक उड़ाना। तो आपने देखो न्यूज़पेपर में कार्टून होते हैं, वो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के कार्टून बनाते हैं, या फिर कुछ ऐसा, अभी तो नहीं आते इतना न्यूज़पेपर में, लेकिन पहले आते थे, कोई भी ऐसे आर के लक्ष्मण के देखो कार्टून्स आते थे। तो उनसे क्या होता था, कोई ऐसी चीज बताते थे कि कोई एक इमेज दिखाएंगे, फिर उसके जरिए हम कुछ और सीखने को मिलेगा, मतलब उससे इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है। या फिर आपने देखो अभी फेसबुक पे भी देखा होगा, काफी सारे ऐसे पोस्ट आते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, जिसमें कि एक ऐसा छोटा बच्चा होगा, वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है लेकिन उसके पेरेंट्स फिर फोन में लगे रहते हैं, या फिर छोटा बच्चा ड्राइंग निकालता है तो उसमें अपने पेरेंट्स के फेस के जगह पे वो मोबाइल फोन का फोटो पिक्चर बना देता है। तो वो सोचने पे मजबूर करता है इंसान को कि शायद बच्चे खुद ही वो सोशल मीडिया को इतना कंज्यूम करते हैं, या वो देखते हैं कि अपने पेरेंट्स इतना सोशल मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि वो अपने पेरेंट्स के फेस को इतना कम देख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि उनके पेरेंट्स का फेस भी वो फोन के जैसे ही, क्योंकि बार बार वो जब भी अपने पेरेंट्स को देखते हैं उनके फेस के आगे उनको फोन दिखता है, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स की शक्ल एक्चुअली कैसी है। तो वो सोशल क्रिटिक है ना एक, कि बता, वो ये दिखाते कि देखो हम लोग सोशल मीडिया में इतना कंज्यूम हो गए कि हम अपने बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे रहे। रिलेटेबल येट लेयर्ड।
मतलब स्टोरी जो है वो सुनने में या देखने में काफी आसान लगती है, लेकिन उतनी आसान होती नहीं है। जैसे कछुआ और रैबिट का स्टोरी देख लो, सुनने में अच्छी लगती है कि बहुत सिंपल है, छोटे बच्चों को भी दिखाते हैं, लेकिन हमें उसका मीनिंग समझने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो तो चलो छोटे बच्चे हैं तो उनको मॉरल बता देते कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, लेकिन बड़े होने पे हमको जो भी बड़े एलिगोरिकल, बड़े बच्चों के मतलब हमारे जो एलिगोरिकल टेल्स होते हैं उनमें हमें मॉरल नहीं दिया जाता, वो हमें खुद ही ढूंढना पड़ता है। तो वो रिलेट तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी सारे मीनिंग्स होते हैं जो हमको खुद से ढूंढने पड़ते हैं। फिर एलिगरी और मेटाफर में क्या फर्क होता है? एलिगरी जो होती है ना, वो कैसे उसका जो मीनिंग होता है वो पूरे स्टोरी में होता है। मेटाफर एक ही चीज के लिए लिमिटेड रहेगा। तो जैसे जॉन बनियन का जो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो वो पूरी स्टोरी ही एक सिंबल है, ठीक है। उसमें सिर्फ उसका वो एक कैरेक्टर सिंबल नहीं है, उसकी पूरी स्टोरी, उसकी पूरी जर्नी एक कुछ और चीज ही दिखाती है। और मेटाफर जो होता है, सिमिली जो होता है, वो कैसे एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज कंपैरिजन होता है, जैसे कि लाइफ को जर्नी से कंपेयर किया है, लेकिन यहाँ पे बताया कि वो जर्नी कैसे जा रही है। तो एक सिंपल लाइन में उसको ये करने की जगह बहुत बड़ी स्टोरी बताते हो, और वो स्टोरी में हर एक चीज कुछ ना कुछ सिंबलिक है। तो जैसे कैरेक्टर है तो उसकी लाइफ वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो वहां पे अगर कोई उसको एक और कैरेक्टर मिल रहा है तो वो दूसरा कैरेक्टर भी दूसरी चीज को सिंबलाइज करेगा। या फिर वहां पे कोई चीज हो रही है तो बुक दिखा है तो बुक शायद नॉलेज को सिंबलाइज करेगा, या फिर कुछ और चीज है, जैसे बीच में लायन आ गया तो लायन कुछ और चीज को मीन करेगा। तो मेटाफर जो होता है वो छोटा होता है, एलिगरी जो होती है वो पूरी की पूरी कहानी ही एक सिंबल में चली जाती है। उस पूरी कहानी में हर एक चीज, हर एक दूसरी दूसरी चीज को दर्शाता है। ओके, तो एलिगरी के अब एग्जांपल देख लेते हैं। एक है एनिमल फॉर्म, जॉर्ज ऑरवेल का ये बुक है, बहुत छोटा बुक है, 100 पेजेस के भी अंदर का है। तो इसके में ये होता है कि एक फार्म होता है, और वो फार्म में काफी सारे एनिमल्स होते हैं, और फिर वो एनिमल्स डिसाइड करते हैं कि हमें ये इंसान के अंदर अंडर नहीं रहना, तो हम एक अपना गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है वो, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग ये है, ये रशियन रेवोल्यूशन को बताता है कि राइजन ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब कि लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमको सेल्फ गवर्निंग गवर्नमेंट चाहिए, मतलब डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन हर एक इंसान इक्वल है, ठीक है। तो जो अमीर है, अमीर के पास का भी पैसा लेके आप गरीब को दे दो तो वो गरीब भी अपना कुछ करेगा उस पैसे से, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी गवर्नमेंट ओन करेगी, ठीक है। तो वो बेसिस है कम्युनिज्म का, कि उसमें इंडिविजुअल कोई कुछ चीज ओन नहीं कर सकता, उसमें हर एक चीज हर एक इंसान ओन करता है। तो वो जो स्टोरी है एनिमल फॉर्म, उसमें भी पूरी स्टोरी में वो वही बताते कि वो सोचते कि हमें किसी इंसान के अंडर काम नहीं करना, अभी हम लोग सब एक अलग अलग चीज को मतलब हम सारे एनिमल्स इक्वल हैं। और उसमें एक्चुअली एक बहुत एक इंटरेस्टिंग कोट है, जॉर्ज ऑरवेल ने यूज किया, और ये काफी बार पूछते भी हैं, कोट्स वगैरह में पूछते हैं इसको, कि वो बोलते हैं कि सम एनिमल्स आर, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, ठीक है। तो वहां पे भी मतलब भले ही इसकी बात तो की जा रही है कि सब इक्वल है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो उसमें जो कैरेक्टर्स है, उसमें एक है नेपोलियन द पिग, वो जोसेफ स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो रशियन उस टाइम पे रशियन जो भी डिक्टेटर तो नहीं बोल सकते, रशियन जो भी पॉलिटिकल फिगर्स थे उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि वो इंसान हमारे ऊपर से चला जाए और हम सारे एनिमल्स मिलके अपना अपना राज करें, या अपना अपना हम लोग काम कर अपना अपना हम लोग मतलब खुद ही खुद को गवर्न कर लेंगे। फिर एक और नॉवेल है ऐसा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये इनका है, विलियम गोल्डिंग का। इसमें एक ग्रुप ऑफ बच्चे होते हैं, वो पिकनिक पे जाते हैं, और पिकनिक पे जाने के बाद वो एक आइलैंड पे खो जाते हैं, ठीक है। तो वो आइलैंड पे खो जाने के बाद वो अपने सर्वाइवल के लिए वहां पे कोशिश करते हैं कि अब इस आइलैंड पे हमको सर्वाइव करना है। तो इसमें सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि हर एक इंसान, मतलब छोटे बच्चे भी होते हैं ना, उनमें भी गुड होता है और इविल होता है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, देखो
हर एक इंसान ना एक प्रॉब्लम के टाइम पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। अगर कुछ बुरा हुआ है, कोई इंसान रो लेगा, कोई इंसान गुस्सा करेगा, तो हर एक इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन करते नहीं है। जैसे अगर किसी ने कुछ बोल दिया, हमें गुस्सा तो आता है, ऐसा मन भी करता है कि यार इस इंसान को मारे, लेकिन हम मारते नहीं है। ठीक है। तो ये जो सिविलाइजेशन है कि कोई अगर सिविल है और कोई सैवेज है, मतलब कोई एक्शन ले भी रहा है, अगर कोई इंसान वैसी गलत चीजें कर भी रहा है, तो ये उन दोनों को दर्शाता है। वो ये बताते हैं इसमें गोल्डिंग कि ह्यूमन बीइंग जो होता है वो इन दोनों चीजों के लिए केपेबल होता है। और जो इविल होता है ना, वो सोसाइटी में हर एक इंसान के अंदर होता है। हर एक इंसान, बस वो सोचना भी कि हम ये सारी चीजें गलत करेंगे, वो भी एक तरीके से इविल ही है, वो भी एक तरीके से गलत ही है। तो ये हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन हर एक इंसान उस पर एक्ट नहीं करता। तो ये ह्यूमन नेचर को भी के बारे में भी वो ह्यूमन नेचर को वो सिंबलाइज करते हैं बच्चों के थ्रू। और उसमें काफी सारे ऐसे दूसरे सिंबल्स भी है, जैसे बीज को सिंबल यूज किया है। काफी इसमें बहुत ज्यादा सिंबल्स हैं। एक और है प्लेटो का एलिगरी ऑफ केव। ये एक प्लेटो का स्टोरी था जिसमें वो ये बताते कि कुछ प्रिजनर्स होते हैं, आप देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, कुछ जो प्रिजनर्स होते हैं ना, उनको चेन से बांधा जाता है और उनको वहां पे शैडोज दिखती है वॉल पे। और वो वहां से उनको ये लगता है कि मतलब अगर इन्होंने खोल लिया ना खुद को और यहाँ से चले गए तो वो बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें क्या है, इग्नोरेंस वर्सेस नॉलेज के बारे में बता रहे कि यहाँ पे शैडोज दिख रहे, तो शैडोज देख के कोई इंसान को ये लगेगा कि वहां पे अरे कुछ और लोग हैं, या फिर कुछ लोगों को लगेगा सन लाइट देखे कि यहाँ से बाहर निकलने का एक तरीका है। तो केव क्या बताते हैं, एक लिमिटेड परसेप्शन बताते हैं कि ये दुनिया है, अब ये इतनी ही दुनिया नहीं है ना, इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बिकॉज हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो वो प्रिजनर्स को क्या लगेगा कि अरे बस इतना ही है, इससे ज्यादा दुनिया है ही नहीं। लेकिन एक बार इसको क्रॉस करेंगे ना, तो हम और ज्यादा बड़ी दुनिया देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पता नहीं वो कहावत सुनी है कि नहीं, लेकिन एक वेल होता है, वेल में एक मेंढक होता है। तो वो मेंढक को ऐसा लगता है ना कि वो वेल ही एक दुनिया है पूरी, उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, लेकिन एक्चुअली उससे भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। तो वो कुएं का मेंढक बोलते हैं उसको, कि वो अगर किसी इंसान को कोई चीज पता नहीं होती ना, तो उसको बोलते कि तू कुएं का मेंढक है, मतलब तुझे कुछ पता नहीं है अभी तक। तो ये प्लेटो का जो केव का एलिगरी है वो भी वैसा ही है कि वो लोग केव में है, उनको एक लाइट का सोर्स दिख रहा है और उनको लगता है कि बस दुनिया इतनी है, लेकिन अगर यहाँ से आगे चले गए तो दुनिया और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, हम और ज्यादा दूसरी सारी चीजें भी देख सकते हैं। फिर एक है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, दैट इज जॉन बनियन का है। और जॉन बनियन एक ये क्रिश्चियन स्टोरी है, मतलब वो क्रिश्चियनिटी पे बेस्ड है। तो जिसमें वहां पे सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो कि वो अर्थ भी है, और वहां से सेलेस्टियल सिटी की तरफ जाना है। सेलेस्टियल सिटी मतलब हेवन की तरफ हमें चले जाना है। तो वो पूरा लाइफ की जर्नी को बताते कि एक इंसान अर्थ पे पैदा तो हुआ है, बट वहां से देन वो पर्सन एक जर्नी करता है और वहां से उसको हेवन की तरफ चले जाना है। तो वहां पे जो क्रिश्चियनिटी में पाथ दिया गया है, या क्रिश्चियनिटी में बोला गया है कि हमें कैसे यहाँ से जा सकते हैं और हम कैसे हेवन की तरफ जा सकते हैं, या फिर हम लोग कैसे गॉड की तरफ जा सकते हैं, वो बताते हैं। तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स है वो इवेंजलिस्ट को सिंबलाइज करते हैं। इवेंजलिस्ट मतलब वो जो बाइबल पढ़ के आपको राइट एंड रॉन्ग बताते हैं, आपको मोरल लेसन देते हैं, मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। फिर है डांटे का डिवाइन कॉमेडी। वो एक कैरेक्टर होता है, वो जर्नी करता है हेल, परगेटरी और हेवन, मतलब पहले आप नरक में जाते हो, फिर नरक से भी एक लिम्बो जैसा एक प्लेस होता है जहाँ पे कुछ होता नहीं है। ठीक है, मतलब वहां पे ज्यादा कुछ होता नहीं है, आप एक स्टेटस को में बने रहते हो वहां से, एंड देन यू गो टू हेवन। तो इसमें ये सोल की जर्नी को बताते हैं, मतलब यहाँ पे वो कैरेक्टर लिटरल जर्नी कर रहा है, लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि एक सोल कैसे जर्नी करती है, कि पहले हम लोग कैसे हेल में से जाते हैं, फिर हम लोग अपने अलग अलग सिंस के हिसाब से
अपने जो पेनेंस होते हैं वो करते हैं और फिर उसके बाद हमको फाइनली हेवन मिलता है। फिर एलिगरी देखते हैं फेरी क्वीन में। फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर का एक पोयम है। वो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो 12 बुक्स में लिखेंगे, बट एक्चुअली उतना पूरा नहीं हुआ उनका, उन्होंने सिर्फ 6 बुक्स में ही उसको लिखा। और इसमें ना मॉरल एलिगरी है। मॉरल मतलब कि आपको राइट एंड रॉन्ग के बारे में बताएंगे। पॉलिटिकल एलिगरी है ये। पॉलिटिकल इसलिए बोल सकते हो आप इसको क्योंकि एडमंड स्पेंसर ने ये लिखा था इसके लिए, क्वीन एलिजाबेथ के लिए लिखा था। वो बिकॉज वो नेशनल पोएट थे, तो फिर उनको क्वीन का थोड़ा ये चाहिए था, फेवर चाहिए था, तो उन्होंने उसके लिए क्वीन के बारे में वो मतलब जो फेरी क्वीन होती है मेन, वो क्वीन को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें वो टाइम पे जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन थे ना ब्रिटेन में, वो उन्होंने दिखाया। रिलीजियस थीम मतलब क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहे थे वो, प्रोटेस्टेंटिज्म के बारे में बात किया, फिर जो प्यूरिटन्स थे उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया उन्होंने। तो उसमें हर एक चीज, हर एक कैरेक्टर अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता था। और उसमें हर एक कैरेक्टर क्या था, एक वर्चू था एंड वाइसेस में था। आइदर वो वर्चू होता था या वाइस होता था। वर्चू मतलब अच्छी क्वालिटी, वाइस मतलब खराब क्वालिटी। तो हर एक कैरेक्टर अलग अलग चीज को डिनोट करता था। तो जैसे रेड क्रॉस नाइट है, वो होलीनेस को बताता था, मतलब अच्छाई को बताता। ऊना जो थी वो ट्रुथ को रिप्रेजेंट करती थी। और पूरी जर्नी में वो उनको कैसे उसको उनका ये जो वो जो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसको करप्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उनको वो चीजों से खुद को करप्ट नहीं होने देना है। तो जैसे अगर ट्रुथ है, तो ट्रुथ को कौन करप्ट कर सकता है, लाई करप्ट कर सकता है। तो फिर वहां पे कोई ऐसा कैरेक्टर आ जाएगा जो लाई को रिप्रेजेंट करता होगा या फिर डिसेप्शन को रिप्रेजेंट करता होगा। तो फिर वो ऊना को करप्ट करने की कोशिश करेगा। फिर वो वहां पे स्टोरी में कुछ और ही चीज होती होगी, लेकिन उसका सिंबॉलिक मीनिंग ये होगा कि कैसे डिसेप्शन आ जाने पर या फिर अगर कोई चीज छुपाता है तो उसकी वजह से कैसे ट्रुथ खतरे में आ जाता है, सच्चाई को रोकने की कोशिश की जाती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो कैरेक्टर्स कैसे उसको खुद उससे फाइट करते हैं और फिर बाद में अपना वो जो सैंक्टिटी है वो एक तरह से वो बरकरार रखते हैं। तो वो तो लिटरल जर्नी हो गया, लेकिन हमें इसको ये सीख मिलेगी कि जो भी हमारी सच्चाई है उससे हम डिसेप्शन उसको तबाह करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम अपने पे डटे रहे या हम अपनी सच्चाई पे डटे रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना सैंक्टिटी, अपना जो मोरालिटी है, फेथ है, उसको इंटैक्ट रख सकते हैं। देन ये एक रिलीजियस एलेगरी भी है। ये प्रोटेस्टेंट आइडियल्स को बताता है, सपोर्ट करता है और कैथोलिसिज्म को क्रिटिसाइज करता है। अभी ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हेनरी 8 जो था उसने कैथोलिसिज्म छोड़ दिया था और फिर उसने प्रोटेस्टेंटिज्म एक्सेप्ट किया था। अभी हेनरी 8 की डॉटर थी एलिजाबेथ 1, इवन दो शी वॉज टॉलरेंट, तो वो इतना उसको ये नहीं करती थी। लेकिन उसके टाइम पे काफी सारे जो लोग थे जो भी मतलब एकदम स्ट्रिक्ट कैथोलिक थे ना, वो उस टाइम पे निकल गए वहां से। तो वो वहां पे जाके फिर अमेरिका में सेटल हो गए, वहां पे उन्होंने कॉलोनीज बनाई। तो प्योरिटनिज्म वो जो था, मतलब पूरा प्योरिटनिज्म का जो दौर उसके ये हो गया था। लेकिन और कुछ टाइम पे कुछ लोग भी थे ना जो उसको कैथोलिसिज्म को फिर से बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे थे, कि वो उनको ऐसा लगता था कि प्रोटेस्टेंटिज्म गलत है। लेकिन बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ प्रोटेस्टेंट आइडियल्स को सपोर्ट करती थी, तो नेचुरली एडमंड स्पेंसर भी उन्हीं के सपोर्ट में बात कर रहे थे। तो वहां पे जैसे स्टोरी में एक मॉन्स्टर होता है जिसका नाम होता है एरर। अभी मैंने यहाँ पे एरर स्पेलिंग लिखा है, बट जो पोयम है उसमें वो स्पेलिंग थोड़ा अलग है। वो क्या करता है, कैथोलिक चर्च के टीचिंग्स को बताता है। मतलब उन्होंने, स्पेंसर ने उस फेरी क्वीन में कैथोलिक चर्च को वो मॉन्स्टर एरर के थ्रू सिंबलाइज किया है। फिर पॉलिटिकल एलिगरी इससे बनती है कि क्वीन एलिजाबेथ 1 को ग्लोरियाना रिप्रेजेंट बताया गया। मतलब क्वीन ग्लोरियाना जो कैरेक्टर है वो क्वीन एलिजाबेथ 1 को डिनोट करता है। और स्पेंसर उस कैरेक्टर के थ्रू ये बता रहे कि एक आइडियल मोनार्क कैसे होना चाहिए, मतलब एक क्वीन को कैसे होना चाहिए।
तो वो उस पोयम में अपने पूरा उनका रेन के बारे में बात करता है कि कैसे वो बिकॉज ग्लोरियाना वाज अ रूलर, वहाँ पे सब अच्छा हो रहा था या सब जनता कैसे सुखी थी, उसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही में इंग्लैंड और स्पेन के टाइम में के बीच में उस वक्त वॉर हुआ था, तो वॉर में आपने वो स्पेनिश आर्माडा के बारे में पढ़ा होगा। स्पेनिश आर्माडा एक हुआ था कि जहाँ पे ब्रिटेन के जो नेवी थी उन्होंने स्पेनिश नेवी को हरा दिया था। तो वो उस विक्ट्री को भी एज अ एक पॉलिटिकल विक्ट्री तो मानते ही है, और साथ में वो ये भी बताते हैं कि बिकॉज स्पेन वॉज कैथोलिक, तो फिर और बिकॉज इंग्लैंड वॉज प्रोटेस्टेंट, तो वो बीन और ज्यादा उनके लिए माइंड इन्फ्लुएंशियल हो गई। फिर उस टेक्स्ट में ये एक एग्जांपल है कि जैसे रेड क्रॉस का जो बैटल है ड्रैगन के साथ, वो गुड वर्सेस इविल को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज रेड क्रॉस होलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसका जो ड्रैगन के साथ बैटल हुआ वो सिन के उसको ड्रैगन को सेटन को सिंबलाइज करता है या सिन को सिंबलाइज करता है वो, कि जैसे एक गलत चीज है लेकिन होलीनेस उसको हरा देती है, तो वो गुड वर्सेस इविल का स्टोरी है वहाँ पे। फिर कुछ और एग्जांपल्स भी है एलिगरी के, जैसे द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया है, वो C.S. लुइस ने लिखा था अपने, उसका मूवी वगैरह भी है उस पे काफी। तो उसमें जो लायन है असलन, वो क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और स्टोरी में थी सैक्रिफाइस और रिडेम्पशन का थीम है, मतलब कुछ त्याग करना या कुछ गलती हो गई तो उसको पछता के उसको सुधारना। फिर हंगर गेम्स पे काफी फेमस सीरीज है सुजान कॉलिंस का, और उसमें वो इनइक्वालिटी के बारे में बताते हैं कि कैसे लोगों के हर एक मतलब अलग अलग लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो लोअर स्टेटस से आते हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। मीडिया मैनिपुलेशन, मतलब सोशल मीडिया हो गया या फिर अपना मेन स्ट्रीम मीडिया भी हो गया, वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। फिर जो प्रिविलेज्ड होते हैं और जो ऑप्रेस्ड लोग होते हैं उनके बीच में कैसे स्ट्रगल दिखाया जाता है, कि प्रिविलेज्ड है तो उसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो एक्चुअली ऑप्रेस्ड है वो बहुत मतलब बेसिक ह्यूमन नीड्स के लिए भी उस बेचारे को स्ट्रगल करना पड़ता है। वो सारी चीजें हंगर गेम्स में से में दिखती है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। थैंक यू।